नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती हैं अहम खबरें विस्तार से। मेरा नाम है रवि पांडे। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज बात करेंगे कैसे गाड़ियों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है और इससे क्या समस्या हो रही है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे भारत में लोगों को हो रही विटामिन डी की कमी का कारण क्या है। आइए विस्तार से जानते हैं। भारत में तेजी से बढ़ रही है विटामिन डी की कमी। एक्सपर्ट से जाने किन लोगों पर मंडरा रहा है सबसे ज्यादा खतरा। विटामिन डी की कमी के मरीजों की संख्या इन दिनों भारत में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब भी लोग इस स्वास्थ्य समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं या अनदेखा करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद यानी ICRIER और अनवटा फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन में यह सामने आया कि हर पांचवा भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। यह समस्या देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर है, लेकिन पूर्वी भारत में इसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां लगभग 39% लोग इस कमी से पीड़ित पाए गए हैं। अब सवाल सामने आता है कि आखिर हमारे देश में लोग इस विटामिन की कमी से क्यों जूझ रहे हैं, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है और बचाव के लिए क्या करना चाहिए। विटामिन डी की कमी एक मूक महामारी है। यह सिर्फ हड्डियों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करती है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे और जितने ज्यादा लोग अस्वस्थ होंगे, देश उतना ज्यादा कम ग्रोथ करेगा। आपको बताते हैं, बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग विटामिन डी की कमी की चपेट में तेजी से आते हैं। महिलाओं में विटामिन डी की कमी पुरुषों की तुलना में अधिक देखी गई है। इसके अलावा शहरी इलाकों में यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर है। कारण है, शहर के लोग सुबह नाश्ते में मैगी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, वहीं गांव के लोग सुबह नाश्ते में बढ़िया दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, और शहर में लोग मैगी खा के काम चला रहे हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी उनके शरीर में पाई जा रही है, खासकर बच्चों के अंदर। यदि किसी को विटामिन डी की कमी है तो क्या नुकसान होंगे, आइए जानते हैं। आपको बताते हैं, विटामिन डी की कमी से सिर्फ हड्डियां ही नहीं, पूरा शरीर प्रभावित होता है। इससे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, मूड में उतार चढ़ाव और अवसाद भी हो सकते हैं। यह कमी हृदय रोग, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट में दूध और दही का सेवन बढ़ाएं। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में धूप जरूर लें। तेल और अनाज जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों के साथ दूध, पनीर इत्यादि का सेवन करें। साथ ही विटामिन डी को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं। जब लोग इसकी कमी से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगे तो अपनी सेहत को लेकर सावधान होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेरी बताई हुई बात को फॉलो ना करें। पहले किसी डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर आगे की कार्रवाई करें। हो सकता हो कि मैंने इस वीडियो में बोला कि दूध पिएं और आप दूध पीना चालू कर दे, हो सकता हो दूध आपको सूट ना करे। तो पहले एक बार चेकअप कराएं यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, और यदि आपको दूध या पनीर सूट करता है तभी उसका सेवन करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात पर भरोसा ना करें। अपने इलाज के लिए अपने स्व विवेक का प्रयोग करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में प्रति वर्ष कितने लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, और यदि आपके साथ भी ऐसी घटना होती है और आपके भी पैसे किसी ने गलत तरीके से ले लिए हैं, तो कैसे आपको रिकवरी करनी है, वीडियो को पूरा देखिए। भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उससे प्रभावित लोगों की संख्या हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में 1 लाख या उससे अधिक की धनराशि से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 6699 से बढ़कर 29,082 हो रही है। अभी इसमें हमने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को काउंट नहीं किया है, जिनके साथ 5,000 रुपए का फ्रॉड हो रहा है या 2,000 रुपए का फ्रॉड हो रहा है। 1 लाख के ऊपर जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है या 1 लाख रुपए की धनराशि का जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, उनकी संख्या 29,082 हो चुकी है, जिससे कुल 177 करोड़ लगभग $20 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले 9 महीनों में
भारत में साइबर धोखाधड़ी के लगभग 12 लाख मामले दर्ज किए गए, जिनमें नागरिकों को कुल 11,333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। इस संबंध में बहुत जल्द इसी चैनल पर पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे साइबर क्राइम एक्सपर्ट से कि साइबर क्राइम से हमें कैसे बचना है, साइबर क्राइम से हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है। संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। यदि आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हुआ है तो घबराएं ना। सबसे पहले साइबर क्राइम की शिकायत cybercrime.gov.in पर जाकर जरूर करें और तुरंत ही आपका जो बैंक है उससे संपर्क करें और उनसे बोलें कि चार्जबैक की रिक्वेस्ट डालें जो अमाउंट आपके बैंक से कट हुआ है। जिसके बाद पुलिस जितना पैसा आपके खाते से काटा गया है और जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा गया है, पुलिस उस अमाउंट को फ्रीज कर देगी और आप अपने नजदीकी न्यायालय में जाकर उस पैसे को रिलीज करवा सकते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो चार्जबैक रिक्वेस्ट या साइबर क्राइम पर कंप्लेंट कर देते हैं, उनका अमाउंट फ्रीज कर देती है पुलिस, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती। आपको बता दें, अपना स्टेटस चेक जरूर करते रहें और स्टेटस में आपने लिखा होगा अमाउंट पुट ऑन होल्ड, उस अमाउंट को आप कोर्ट के थ्रू रिलीज करवा सकते हैं। तो यदि आपने साइबर क्राइम से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करवा रखी है तो एक बार आप उसका स्टेटस जरूर चेक करें। अगर उस स्टेटस में अमाउंट जो है, जो आपके बैंक अकाउंट से कटा है, वो होल्ड कर दिया गया है तो आप उसको न्यायालय से जाकर उसको रिलीज करवा सकते हैं। साइबर क्राइम से अपने आप को बचाएं और किसी को भी पैसे भेजने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से जानकारी जरूर लें, जिससे आपको सही सलाह मिल सके। आजकल कई तरह के टेक्नोलॉजी से बने फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें आम लोगों को जानकारी होती नहीं। यदि आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में या उस विभाग के बारे में, जैसा कि आजकल डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप किसी वकील से परामर्श लें। यदि आपको कोई ऐसा कॉल आता है कि आपका एक कोरियर आ रहा है और रास्ते में फंसा हुआ है और कस्टम में आपको पैसे देने हैं, तो इस प्रकार के फ्रॉड से बचने से पहले किसी अच्छे कोरियर वाले से बात करें, इंडिया पोस्ट से संपर्क करें। अब जानेंगे भारत में प्रति वर्ष कितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं और इससे समस्या क्या हो रही है। आंकड़ा हैरान करने वाला है। अगस्त 2022 तक भारत में 7 करोड़ यानी 70 मिलियन से अधिक 4 पहिया और उसके ऊपर की श्रेणी के वाहन पंजीकृत किए गए। 2023 से लेकर 2024 में यात्री वाहनों की संख्या 38,90,000 के आसपास पहुंच गई और बाद में ये बढ़कर 42,19,000 तक पहुंच गई, जो लगभग 8.5% की वृद्धि दर्शाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बात करें तो वर्ष 2024 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहनों की संख्या लगभग 99,068 तक पहुंची, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि है। अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक का आंकड़ा हैरान करने वाला है। बाइक 2022 तक भारत में लगभग 26 करोड़ रजिस्टर्ड हुए। वर्ष 2023 से 2024 के दौरान भारत में 2 पहिया वाहनों की संख्या लगभग 1.8 करोड़ तक पहुंची, जो लगभग पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा वृद्धि दिखाई दी। जनवरी 2024 से जुलाई 2024 के बीच में भारत में कुल 1 करोड़ 8 लाख 2 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 6,78,323 इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन थे, जो बाइकों की संख्या में 2022 की तुलना में लगभग 6.19% की वृद्धि है। ये हमने आपके साथ एक आंकड़ा शेयर किया, लेकिन समस्या यहाँ है इन गाड़ियों से जो प्रदूषण हो रहा है, उन बेचारे गरीबों की इसमें क्या गलती है। आखिर इन गाड़ी मालिकों से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उनका जीवन खतरे में क्यों हो रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शॉट कोई और कर रहा है, प्रदूषण कोई और फैला रहा है, लेकिन समस्या गरीबों को हो रही है, बीमारी गरीबों को हो रही है और अच्छे अस्पताल उनके लिए है नहीं। सरकारी अस्पताल में इलाज हो नहीं रहा है और कई लोगों को दमा जैसी प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग इस समस्या के कारण अपना जीवन खो चुके हैं। क्या गरीब होना कोई गलती है? क्या ये अमीर लोग अपनी गाड़ियों को चलाते रहेंगे और प्रदूषण फैलाते रहेंगे, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रहेगी? आखिर इनके द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो गाड़ियों से संबंधित टैक्स जा रहा है, उस टैक्स का पैसा कुछ गरीबों के लिए खर्च किया जाए, जिससे वो प्रदूषण से बच सके। दूसरी समस्या, गाड़ियों की संख्या अधिक होने से ईंधन, पेट्रोल, डीजल की खपत बढ़ रही है, जिससे हमारा देश दूसरे देशों पर डिपेंड हो रहा है और अधिक संख्या में 4 व्हीलर होने से सड़कों पर जाम बढ़ रहा है।
कारण यह है कि भारत में लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कारों में चलते हैं, क्योंकि बाइक से चलेंगे, साहब वकील साहब है, बाइक से चलेंगे तो लोग बोलेंगे कि इनके पास तो कार ही नहीं। तो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कार से चल रहे हैं। दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े बड़े शहरों में देखा गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन पूरी गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, जिससे होता यह है कि जगह जगह 10 लोगों के आने जाने की जगह पर एक आदमी ही गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है और 10 लोगों की जगह घेरे हुआ है, और इससे लग रहा है काफी लंबा लंबा जाम। सरकार को जरूरत है एक ऐसा नियम बनाए जिसमें किसी कार में कम से कम 3 से 4 लोग ही जाएं, अकेला व्यक्ति पूरी कार लेकर सड़क पर ना घूमे। इससे हो रहा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यह नियम उन सड़कों पर लागू किया जाए जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। आपको बता दें कि कई देश ऐसे हैं जिनमें सड़कों पर एक HOV लाइन होती है, यानी हाई ऑक्यूपेंसी लाइन। इस लाइन पर चलने के लिए आपकी गाड़ी में कम से कम 3 यात्री जरूर होने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया में और कनाडा के टोरंटो शहर में और फ्रांस में ग्रेनोबल के पास A48 राजमार्ग पर एक HOV लेन बनाई गई है, जहां पर आप अपनी कार में अकेले नहीं जा सकते। ये नियम बहुत अच्छा है। इस नियम से सड़कों पर जाम खत्म हो जाता है। भारत सरकार को भी ऐसा कोई नियम दिल्ली, नोएडा जैसी सड़कों पर बनाना चाहिए, ताकि दिल्ली, नोएडा की सड़कों पर जो जाम लग रहा है या अन्य प्रदेश जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं, वहां पर ऐसा एक नियम बनाना चाहिए। इससे हो रहा है ये कि लोगों का समय बचेगा, जाम कम होगा और लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर मिलती हैं अहम खबरें विस्तार से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।